प्रिय विद्यार्थीगण, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th की गणित विषय के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्नों को हल किया था और इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.2, 1.3 तथा 1.4 में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो प्रश्नों को हल करने में सहायक हैं। तो आइए हम लोग आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक से लाभान्वित हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और प्रत्येक टॉपिक को ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो आइए हम लोग देखते हैं आज एक्सरसाइज 1.2 से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 में मुख्य रूप से अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हम लोग याद रखेंगे, जिसमें पहला बिंदु है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जो अपने आप से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे में 2, 3, 5, 7, 11 ये सब अभाज्य संख्या है। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिडिल सेक्शन से भी पूछा जा रहा है, जिसमें 1 अंक स्तरीय अनेक प्रश्न आते हैं और उसके लिए इन बिंदुओं को हम याद रखेंगे। इसमें उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अभाज्य संख्या एक हो गया और दूसरा होता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो है, जो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ही है, उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार जब हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो हमें एक वृक्षनुमा आकृति प्राप्त होती है, जिसे हम गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। जैसे 2 से 32 को भाग दिए तो 16 बार में विभाजित हुआ, फिर 2 से 16 में भाग दिए तो 8 बार में विभाजित हुआ, फिर 2 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरीक़ा से इसका अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होगा और यह जो है इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घात के रूप गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो 1 अंक स्तरीय में काम देगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि किसी भाज्य संख्या का गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में होता है वह अपने क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है कहने का मतलब है कि 6 बराबर जब हम 2 गुने 3 लिखते हैं तो हम 6 बराबर 3 गुने 2 भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब मान एक ही आता है। अतः प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। इस एक्सरसाइज में हम लोग जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है उसके बारे में देखेंगे, जो मुख्य रूप से महत्तम HCF तथा LCM ज्ञात करने से संबंधित है। अब यहाँ पर देखेंगे HCF होता क्या है। तो किसी संख्या का HCF जो होता है उस संख्या में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का छोटे घात का गुणनफल होता है। और इसी तरह से LCM हम देखेंगे तो LCM जो होता है अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़े घात का गुणनफल होता है। मतलब कॉमन गुणनखंड जो छोटा है उसको लेके हम अगर निकालेंगे तो HCF निकलेगा, और अगर अभाज्य गुणनखंड किए और प्रत्येक अभाज्य संख्या का अधिकतम घात लेकर हम गुना कर दिए तो उससे LCM निकलेगा। अगर हम 2 संख्या A और B ले लेते हैं तो इसके लिए क्या होता है कि HCF निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और जो कॉमन गुणनखंड होता है वही HCF होता है।
कभी कभी अभाज्य गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, इस स्थिति में उसका HCF 1 होता है। अब हम कुछ फॉर्मूला इसमें देख लें। दो संख्याओं का HCF बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंड। फिर अगला फॉर्मूला, दो संख्याओं का LCM बराबर P गुने Q बटा HCF। उसी तरह से तीन संख्या जब दिया हुआ रहे तो उसका HCF निकालेंगे उसी तरीका से, जो पहले वाला नियम है, जो कॉमन गुणनखंड होगा वही HCF होगा। और LCM निकालने के लिए तो तीन संख्याओं का LCM बराबर अधिकतम घातों का गुणनफल। और इस फॉर्मूला को हम अच्छी तरह याद रखेंगे और एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। जब दो संख्या P और Q के रूप में है तो इसमें एक और संबंध होता है, LCM गुने HCF बराबर P इंटू Q। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.3 से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। एक्सरसाइज 1.3 में हमें अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। अपरिमेय संख्या वैसा संख्या होता है जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √2, √3, √5, √7 etc अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या को हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा होता है कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है वह अशांत अनावर्ती होता है। अशांत मतलब कटेगा नहीं, और अनावर्ती माने अलग अलग संख्या आएगा, रिपीट नहीं होगा। तो इस तरीका से हम लोग अपरिमेय संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं। और इसमें हम लोग अपरिमेय संख्या का एक और गुण देखते हैं कि जब किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुना कर दिया जाए अथवा भाग दे दिया जाए तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे एक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 2 और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3। तो जब उनको जोड़ेंगे तो 2 + √3, घटाएंगे तो 2 - √3, गुना करेंगे तो 2 √3 और भाग देंगे तो 2 बटा √3। इस तरीका से हमें जो चारों संख्याएं प्राप्त हुई वो अपरिमेय संख्याएं हैं। एक्सरसाइज 1.3 में यही हम लोग को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं। इसमें दो प्रकार का प्रश्न आता है एक्सरसाइज 1.3 में। पहला आता है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, जिसमें पहला है √2, दूसरा √3 और तीसरा √5। ये तीनों प्रश्न एक ही तरह से हल होंगे। इसको हम लोग जब हल करेंगे उसको उस समय वहाँ पर देखेंगे। और इसके बाद एक और दूसरे टाइप का प्रश्न इसमें आता है कि प्लस माइनस या गुना वगैरह में रहता है कि अपरिमेय संख्या है, जैसे 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। उसी तरह से 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। इसमें 1.3 से 3 अंक का प्रश्न अथवा में पूछता है, इसलिए एक्सरसाइज अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसमें क्या महत्वपूर्ण सूत्र है? इसमें दो थ्योरम है, जिसमें ये कहता है कि यदि कोई संख्या P बटा Q के रूप में हो और उसका हर Q 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो तो इसका दशमलव रूप शांत होता है। और दूसरा थ्योरम कहता है कि यदि कोई संख्या P बटा Q के रूप में हो और इसका हर 2 का पावर n × 5 टू द पावर m के रूप में नहीं हो तो वह अशांत आवर्ती होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमको जब पता करना है कि कोई संख्या शांत है कि अशांत, तो सबसे पहले उसका हर का गुणनखंड करेंगे। और हर का गुणनखंड करने के बाद अगर उसका हर 2 के घात में आवे, 5 के घात में आवे या 2 और 5 दोनों के घात में आवे तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वह दशमलव रूप उसका शांत होगा। और यदि 2 और 5 के घात के अतिरिक्त कोई और अंक आ जाए, 2 और 5 के पावर के अतिरिक्त 3 आ जाए, 7 आ जाए, इस स्थिति में तो हम कह सकते हैं कि वह अशांत आवर्ती होगा। तो इसके आधार पर हम 1.4 का पहला सवाल बनाएंगे। पहला में 10 प्रश्न है जिसको इसी तरीका से हम लोग को हल करना है। प्रश्नों को हल करते समय और अच्छी तरह से समझेंगे। और इस तरीका से जब हम इन सूत्रों को याद रखें तो लेसन 1 के सभी प्रश्नों को हल करने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। याद रखें, हमेशा बिना फॉर्मूला याद किए आगे बढ़ने की कोशिश न करें, नहीं तो प्रश्न समझ में नहीं आएंगे
और धीरे धीरे गणित के प्रति अरुचि होने लगेगी। धन्यवाद।